सरकार ने कहा है कि वो शेख हसीना को भारत से वापस लाने में इंटरपोल से सहायता मांगेगी। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर छात्र आंदोलन के क्रूर दमन का आदेश देने का आरोप लगाया गया है। लिहाजा खबर है कि अब बहुत जल्दी इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी किया जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। बांग्लादेश ने इंटरपोल से मदद मांगी है। जो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके अरेस्ट के लिए ऐसी कई खबरें, कई रिपोर्ट्स आपने भी सोशल मीडिया और इंटरनेट पे पढ़ी और सुनी होंगी। और क्या है ये इंटरपोल, कैसे ये वर्क करता है, क्या ये दो देशों के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के रूप में वर्क करेगा या इसके पास अरेस्ट करने की भी पावर है? अगर भारत सरकार डिक्लाइन करती है इंटरपोल की अगर रिक्वेस्ट को, तो इंटरपोल आगे क्या कर सकता है? ये तमाम तरह के प्रश्न दिमाग में उठते हैं। हमारे व्यूअर्स के भी लगातार दिमाग में उठते हैं। उन्होंने कई प्रश्न हमसे लिखित रूप में पूछे। आज हमारे साथ इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने के लिए देश के एक माने जाने वकील और बहुत ही बड़ा नाम, एक क्रिमिनल लॉ में बहुत बड़े नाम, फॉर्मर एएसजी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे समझने की, जानने की कोशिश करेंगे ये पूरा मसला है क्या। सर, सबसे पहले थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे दर्शकों को बताएं सर, क्या है ये पूरा मसला और किस तरह से अगर ये आगे बढ़ता है तो ये कैसे अनफोल्ड होगा? धन्यवाद संभव जी, आपने मुझे बुलाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरपोल एक ऐसी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अलग अलग मेंबर होते हैं। भारत भी मेंबर है, बांग्लादेश भी मेंबर है। और ये जो संस्था है, ये अलग अलग देशों की पुलिस की कोऑपरेशन के लिए है। कहने का मकसद ये कि अगर बांग्लादेश की पुलिस या बांग्लादेश सरकार चाहेगी कि शेख हसीना जी के अगेंस्ट कोई वारंट या रिक्वेस्ट आए या उन पे रोक लगाई जाए, तो वो इंटरपोल को भेजेंगे। क्योंकि भारत इंटरपोल का मेंबर है, तो भारत उस रिक्वेस्ट को ऑनर कर सकता है, मना भी कर सकता है जी। मना इसलिए कर सकता है क्योंकि सियासी तौर पे शेख हसीना यहाँ असाइलम लेके आई हैं। अब उनके जो भी कारण हैं, ये तो भारत सरकार और उनको पता है, पर ये तो एक फैक्ट हम जानते ही हैं। अब इंटरपोल अकेले अरेस्ट नहीं कर सकती। हर देश में अगर आप देखेंगे, हर मुल्क में इंटरपोल का एक राष्ट्रीय ब्यूरो होता है जी। कोई भी एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपोल कुछ अफसर अपॉइंट किए जाते हैं जो इंटरपोल के बिहाफ पे काम करते हैं, इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमारे देश में सीबीआई में एक एनसी ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो है, जो इंटरपोल का है, जो इंटरपोल की रिक्वेस्ट लेके, जो उनकी जो गुजारिशें आती हैं, उनको लेके आगे सरकार तक पहुंचाती है और वो इंटरपोल के साथ और बाकी पुलिस एजेंसी के साथ काम करती हैं। इसके साथ ही हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंटरपोल किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लोकल नेशनल कैपिटल ब्यूरो जो है, एनसीबी जो है, नेशनल ब्यूरोज, उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है और वो आगे इंटरपोल के रेड कॉर्नर रिक्वेस्ट या ब्लू कॉर्नर रिक्वेस्ट पे आगे जाके वो अपनी लोकल इमिग्रेशन अथॉरिटी को कह सकते हैं कि साहब एयरपोर्ट पे, कि हवाई अड्डे पे, कि अगर कोई आदमी इस नाम का, इस पासपोर्ट का आए तो आप उनको रोक लें, आपको उनको गिरफ्तार कर लें, या उनको चलने का या ट्रैवल करने का या एग्जिट करने का या देश में अंदर आने का की इंफॉर्मेशन आप इंटरपोल को भी भेजें और देश से रिक्वेस्ट आई है उसको भी भेजें। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ हमें ये समझनी होगी कि इंटरपोल ने कह दिया, रिक्वेस्ट आ गई, भारत सरकार सियासी तौर पे उसको मना कर सकती है। उसके बाद एमलैट का भी एक ट्रीटी का प्रोविजन है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जो सीआरपीसी बीएनएसएस के तहत चलती हैं, तो उनमें भी रिक्वेस्ट आ सकती है। और तीसरी चीज़, हमारे यहाँ एक एक्सट्रेडिशन एक्ट है, बांग्लादेश में भी एक्सट्रेडिशन एक्ट होगा, उसके तहत भी रिक्वेस्ट आ सकती है कि भारत से उनको एक्सट्रेडिट किया जाए। कहने का मकसद कि उनको यहाँ से भेजा जाए। अब जब ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो वो एम्बेसी या एमईए के थ्रू आती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू आती है, और जब आती है तो होम मिनिस्ट्री में जाती है।
फिर होम मिनिस्ट्री उसको असेस करती है कि भाई ये पॉलिटिकल असाइलम पॉलिटिकल केस है कि नहीं, और मना कर सकती है अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहते कि इंक्वायरी की जाए तो फिर उसकी एक इंक्वायरी मार्क होती है, जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं दिल्ली में है, अलग जगह अलग मैजिस्ट्रेट को मार्क किया जाता है, और वहाँ इंक्वायरी चलती है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो जायज़ है कि नहीं, उसमें जो मूल ज़रूरतें हैं वो पूरी की गई हैं कि नहीं। अगर की गई हैं तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब अपना निर्णय देते हैं। जब मैजिस्ट्रेट निर्णय देते हैं, खैर उसको चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, लेकिन उसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में हाँ। जिस कंट्री में रिक्वेस्ट आती है उस कंट्री में भी और इस कंट्री में भी यहाँ भी लिए जा सकती है। और यहाँ चीज़ ये है कि अगर भारत के मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि ये एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पॉलिटिकल नहीं है, ये जायज़ है, तब भी भारत सरकार मना कर सकती है अपने ग्राउंड पे। तो कहने का मकसद ये कि जब रिक्वेस्ट आए, चाहे इंटरपोल के थ्रू आए या एक्सट्रेडिशन की आए, तो एक तो लीगल प्रोसेस है और एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, दोनों चीज़ों को साथ लेना चाहिए। अंत में यह है कि सरकार के पास जो पॉलिटिकल पावर है, जो उनके पास इंटरनल पावर है, उसके तहत वो मना कर सकते हैं कि हम इनको एक्सट्राडाइट नहीं करें। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था, अगर इंटरपोल का नोटिस आता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इंटरपोल का नोटिस भी भारत की अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है और उसको रद्द किया जा सकता है। तीसरी चीज़, अगर कोई शख्स चाहे कि समझे कि इंटरपोल का नोटिस गलत है, तो वह इंटरपोल को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकता है कि आपने जो नोटिस इशू किया ये सही नहीं है, इसको मना किया जाए, और इंटरपोल उस पर सुनवाई कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे स्पष्ट रूप से साफ साफ समझाने के लिए पूरा मसला है क्या। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जिन्होंने इतने साफ और स्पष्ट तरीके से इंटरपोल के नोटिस के बारे में और इसके क्या क्या भविष्य में परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। दिल्ली में